नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ए लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की क्लास कक्षा 12 बायोलॉजी क्लास 12 बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम के लिए एक नया चैप्टर फोटोसिंथेसिस जो है उसकी शुरुआत हम करेंगे इस क्लास में। ये चैप्टर 10th चैप्टर जो है, इसी से हमारी 3rd यूनिट जो है वो शुरू होती है। हमारा पूरा जो सिलेबस है जिसको डिवाइड किया गया है टोटल 10 यूनिट्स में, उनमें से स्टडी ऑफ 2 यूनिट्स जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट यूनिट में प्लांट रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड यूनिट में प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड कुछ चैप्टर जो हैं वो हमने पढ़े थे, जैसे प्लांट वाटर रिलेशन है, या फिर वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ ए शेप, या फिर ट्रांसपिरेशन, या फिर उसके बाद में मिनरल न्यूट्रिशन और एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था। अगली ये जो 3rd यूनिट है वो भी प्लांट फिजियोलॉजी से ही रिलेटेड है, जिसमें टोटल 4 चैप्टर जो हैं वो इंक्लूडेड किए गए हैं। अब ये 4 जो चैप्टर हैं इसमें एक फोटोसिंथेसिस है, एक प्लांट में रेस्पिरेशन है, एक नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और एक प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन जो है या प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो चैप्टर हम पढ़ेंगे। यह भी प्लांट फिजियोलॉजी में आते हैं, इसलिए प्लांट फिजियोलॉजी जो है इसमें टोटल 5 + 4 9 चैप्टर जो है वो दिए गए हैं, जिसमें 5 प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट और 4 जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड में आते हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड में हम एक नया जो चैप्टर है फोटोसिंथेसिस उसकी शुरुआत करेंगे। अब सबसे पहले देखें तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो है क्या। फोटोसिंथेसिस जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस ही है। प्लांट कई सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं वो शो करते हैं, जैसे प्लांट जो है उनमें ओस्मोसिस होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, एसेंट ऑफ शेप होता है, ट्रांसपिरेशन है, रेस्पिरेशन भी वो शो करते हैं। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस भी उनमें होने वाली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन ये ध्यान में रखें कि फोटोसिंथेसिस जो है वो जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं उनमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो फोटोसिंथेसिस को ही माना जाता है। और केवल प्लांट्स में ही नहीं, यहाँ तक कि अर्थ पर या नेचर में भी इसे सबसे इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस मानते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस ही वो प्रोसेस है जिसमें शुगर बेस्ड केमिकल एनर्जी कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट, फूड जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक फूड, उसका प्रोडक्शन होता है। अब फूड जो है वो हर जीव के न्यूट्रिशन के लिए जरूरी है। फूड में हम कंसीडर करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड को। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड जो है इनका जो बेसिक कंपाउंड होता है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बनता है, जो एक शुगर बेस्ड केमिकल कंपाउंड होता है जिसे ग्लूकोज कहते हैं। तो ग्लूकोज का प्रोडक्शन फोटोसिंथेसिस से ही होता है। अब ये ग्लूकोज जो है वो सभी जीवों के फूड का या उनके न्यूट्रिशन का बेस है। न्यूट्रिशन के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म जो है वो 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रोप्स एंड हेटेरोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स जो ऑर्गेनिक फूड को खुद बनाते हैं, और हेटेरोट्रोप्स जो ऑर्गेनिक फूड को ऑब्टेन करते हैं कहाँ से? ऑटोट्रोप्स से। तो हेटेरोट्रोप जो है वो ऑटोट्रोप पर डिपेंडेंट है। अब इस तरह से देखें तो ऑटोट्रोप तो डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये वो उनका प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए ऑटोट्रोप तो डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस पर डिपेंड है, और हेटेरोट्रोप इनडायरेक्टली पहले वो फूड लेते हैं ऑटोट्रोप से, और ऑटोट्रोप में वो फूड बनता है फोटोसिंथेसिस से। इसलिए डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली प्रकृति के जितने भी जीव हैं वो अपने न्यूट्रिशन के लिए फोटोसिंथेसिस पर ही डिपेंड रहते हैं। इसलिए इसे जीव जगत की या लिविंग किंगडम जो है उसके सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस जो है वो माना जाता है। अब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की जो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है इसको हम एक केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखें तो इसे इस तरह से शो किया जाता है या राइट किया जाता है। 6CO2 + 12H2O यूज होता है इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स का और 12 वाटर मॉलिक्यूल्स का। और ये वाटर और CO2 मॉलिक्यूल जो है वो क्लोरोफिल जो एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो ग्रीन प्लांट्स में मिलता है, उसके सहायता से सनलाइट ये एनर्जी के रूप में काम में आती है। एनर्जी सोर्स यही है। तो सनलाइट जो है उसकी प्रेजेंस में वो क्या करते हैं,
शुगर बेस्ड केमिकल एनर्जी कंपाउंड यानी C6H12O6 का प्रोडक्शन करते हैं। साथ में वो वापस 12 जल के अणु जो काम में आए उसमें से 6 जल के अणु फिर से वो बना देते हैं और साथ में को प्रोडक्ट के रूप में वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। ये फोटोसिंथेसिस की एक केमिकल इक्वेशन जो है वो लिखी हुई है। इस केमिकल इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका तो होता है रिडक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा, जबकि H2O जो है इसका होता है ऑक्सीडेशन। H2O से इलेक्ट्रॉन जो हम वो निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो हम वो जुड़ते हैं ये कहलाएगा रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये वैसे देखा जाए तो एक मेटाबॉलिक या यूं कह सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन इसमें होता है। अब ये जो केमिकल इक्वेशन हमने फोटोसिंथेसिस की जो लिखी है, इस केमिकल इक्वेशन के बारे में यूं नहीं है कि इस चीज के बारे में पहले शुरुआत से ही इसकी जानकारी थी। फोटोसिंथेसिस का एक लंबा इतिहास रहा है, फोटोसिंथेसिस की एक लंबी हिस्ट्री रही है और उस हिस्ट्री में कई सारे जो साइंटिस्ट हैं उनका रोल या उनकी भूमिका रही है। उन्होंने अपने प्रयोगों के द्वारा या अपनी जानकारियों के द्वारा ये जो केमिकल इक्वेशन है इसको डेवलप किया है। तो कौन से या साइंटिस्ट का क्या योगदान रहा है शुरुआत से, जीरो से यदि हम देखें तो जीरो से हम इसकी हिस्ट्री की जो है वो शुरुआत करेंगे। इसमें सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम लिया जाता है वो हैं स्टीफन हेल्स। तो पहले जो साइंटिस्ट थे वो स्टीफन हेल्स थे। स्टीफन हेल्स से ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये इस तरह से लिखा जाए स्टीफन हेल्स। तो स्टीफन हेल्स जो हैं वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि प्लांट जो हैं वो अपने फूड का प्रिपरेशन जो है वो करते हैं एयर और सनलाइट की प्रेजेंस में। तो एयर और सनलाइट की प्रेजेंस में फूड, अपने ऑर्गेनिक फूड जो है उसको बनाते हैं या उसका फॉर्मेशन करते हैं। ये इन्होंने केवल बताया था, कोई एक्सपेरिमेंटल सबूत वगैरह जो है वो इन्होंने नहीं दिया था या एक्सपेरिमेंटली इसको उन्होंने प्रूव नहीं किया था, लेकिन इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारियां इन्होंने दी थी। और इसी के बेसिस पर स्टीफन हेल्स जो है इनको फादर ऑफ ए प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है। एक तरह से प्लांट फिजियोलॉजी को की जो नींव है वो इन्होंने ही रखी थी, या इसके शुरुआत करने वाले जो थे वो स्टीफन हेल्स ही थे। हालांकि फोटोसिंथेसिस में इसका ये कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन पूरी प्लांट फिजियोलॉजी में इनका ये इंपॉर्टेंट रोल जो है वो माना जाता है। इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट थे जोसेफ प्रिस्टले। तो जोसेफ प्रिस्टले जो हैं इनका भी एक इंपॉर्टेंट योगदान जो है वो इसमें रहा है। प्रिस्टले जो हैं इन्होंने ये बताया कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई करते हैं, यानी ग्रीन प्लांट और प्यूरिफाई द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का प्यूरिफिकेशन ये करते हैं कैसे? O2 को रिलीज करके। तो O2 को ये रिलीज करते हैं। इसके लिए इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। इन्होंने एक बेल जार जो है वो लिया, एक जार बड़ा पात्र आता है उसको लिया और उसके नीचे एक चूहे को रख दिया। चूहे को रखने पर ये पाया कि चूहे को यदि इस बेल जार में ढककर रखा जाता है तो कुछ समय बाद में उसका दम घुटने से उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसे रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती। तो इस बेसिस पर उन्होंने ये पता लगाया कि जब चूहे रेस्पिरेशन करते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते हैं तो वो एनवायरनमेंट को अशुद्ध कर देते हैं, उसमें से O2 को ले लेते हैं और उसमें CO2 छोड़ देते हैं। और फिर उन्होंने ये एक और एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उन्होंने एक मोमबत्ती जलाई और बाद में भी उन्होंने ये पाया कि मोमबत्ती भी जब जलती है तो कुछ समय तक वो जलती है, उसके बाद में वो अपने आप बुझ जाती है, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन है, जो शुद्ध हवा है, वो ऑक्सीजन उस ऑक्सीजन को जलने में या मोमबत्ती अपने काम में लेती है कंबंशन में और CO2 प्रोड्यूस करती है। यानी किसी चीज को जब हम जलाते हैं उसका कंबंशन करते हैं तो भी, और लिविंग ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स रेस्पिरेशन करते हैं तो भी वो एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं? इम्प्योर कर देते हैं। अब
एक मोमबत्ती को जलाकर इसके साथ में उन्होंने माइस या चूहा जो है इसको रखा, तो इन्होंने ये पाया कि उस चूहे की और भी जल्दी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है वो और भी जल्दी पॉइजनस हो गया, उसमें से O2 बिल्कुल भी नहीं रही। लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि एक मोमबत्ती भी जला दी और उसके साथ में गमले में लगा हुआ एक बड़ा प्लांट, मिंट प्लांट जो है वो भी रख दिया, और फिर माइस या चूहा जो है उसको भी रख दिया। तो इन्होंने पाया कि ये चूहा जीवित रहता है, मरता ही नहीं है। इस बेसिस पर उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि मोमबत्ती के कंबंशन से जो एटमॉस्फेयर है या चूहे के रेस्पिरेशन से जो एटमॉस्फेयर इम्प्योर होता है, यानी उसमें जो O2 की कमी आती है और उसमें CO2 बढ़ती है, प्लांट उस CO2 को क्या करते हैं, वापस कन्वर्ट कर देते हैं O2 में, और उसके कारण से चूहा लंबे समय तक जीवित रहता है। तो इस बेसिस पर उन्होंने ये बता दिया कि प्लांट जो है वो प्यूरिफाई करते हैं एटमॉस्फेयर को, और लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट गैस जो है, जिसे लाइफ गैस भी कहते हैं, ऑक्सीजन, उसको वो रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन के खोजकर्ता या उस ऑक्सीजन की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट जो है वो भी प्रिस्टले को ही माना जाता है। इसके बाद में एक और साइंटिस्ट थे, जॉन इंजेनहाउस जो है, इन्होंने भी अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर इन्होंने ये बताया कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उसमें सनलाइट जो है वो जरूरी होती है या नेसेसरी होती है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सनलाइट या सनलाइट का इंपॉर्टेंस या नेसेसरी होती है सनलाइट, ये प्रूव किया था इंजेनहाउस ने। इन्होंने प्रिस्टले का ये जो एक्सपेरिमेंट था उसी को आगे बढ़ाया कि चूहे को यदि रख दिया जाए, साथ में एक पौधा रख दिया जाए, तो उस कंडीशन में जो रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन की कमी आती है या इम्प्योर होता है एटमॉस्फेयर, प्लांट उसको वापस प्योर कर देता है O2 को रिलीज करके। ये कैपेसिटी केवल सनलाइट में ही होती है। लाइट के एब्सेंस में यदि ये अपरेटस रखा जाए, चूहा भी रखा जाए, साथ में पौधा भी रखा जाए, तो भी चूहा मर जाता है। इसका मतलब है सनलाइट जरूरी है ऑक्सीजन के रिलीज होने के लिए या फोटोसिंथेसिस के लिए। ये प्रूव किया था किसने, इंजेनहाउस नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने। इसके बाद में एक और साइंटिस्ट थे, सिनेबियर और सोसर। दो साइंटिस्ट थे ये, सिनेबियर एंड सोसर। इन्होंने ये प्रूव किया था कि प्लांट जो हैं, ग्रीन प्लांट जो हैं, वो फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 को इम्पोर्टेंस देते हैं, या फोटोसिंथेसिस में CO2 जो है वो नेसेसरी होती है। ये बात प्रमाणित की थी कि इन्होंने, सिनेबियर और सोसर ने। इन्होंने तो ये बताया था कि प्लांट जो है वो CO2 को कन्वर्ट करते हैं O2 में, CO2 को O2 में कन्वर्ट करते हैं, ये प्रिस्टले ने बताया। इंजेनहाउस ने बताया कि ये जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। सिनेबियर और सोसर ने इसमें ये चीज जोड़ी कि प्लांट CO2 को O2 में कन्वर्ट करने के लिए फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, वो तो फूड के फॉर्मेशन के लिए, ऑर्गेनिक फूड के फॉर्मेशन के लिए CO2 को यूज करते हैं, और बदले में उसके यूं ही को प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बन जाती है। तो फोटोसिंथेसिस का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं है, वो कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन है, और उसके लिए CO2 जो है वो नेसेसरी होती है। ये बात बताई थी किसने, सिनेबियर और सोसर ने। इसके बाद में मेयर नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि प्लांट जो हैं वो सनलाइट, लाइट की जो एनर्जी है, इसे लाइट एनर्जी को वो कन्वर्ट करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में। यानी इस चीज को CO2 से C6H12O6 बनते हैं, इसको बनाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, या इसमें एनर्जी यूं कह सकते हैं कि स्टोर होती है। अब इसमें ये जो स्टोर एनर्जी है वो आई कहां से, सनलाइट में जो एनर्जी थी इसी से। तो सनलाइट की एनर्जी को ग्रीन प्लांट जो है वो यूज में लेते हुए CO2 से वो फॉर्मेशन करते हैं C6H12O6 का, और उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है। इसलिए प्लांट जो ग्रीन प्लांट जो है इनको कन्वर्टर भी कहा जाने लगा, क्योंकि वो कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को
केमिकल एनर्जी में। और इस बेसिस पर इन्होंने ये बताया कि CO2 और H2O का यूज करते हुए वो क्या बनाते हैं, CH2O + O2 ये बनाते हैं, यानी ये है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में केमिकल एनर्जी है वो कहाँ से आई, लाइट एनर्जी से आई। इसका एक सिंपल केमिकल इक्वेशन जो है वो मेयर ने दिया था, ये इस तरह का नहीं, सिंपल केमिकल इक्वेशन है मेयर ने दिया। उसके बाद में एक और साइंटिस्ट जो है वो रहे हैं, वो हैं ब्लैकमैन, FA या फ्रेडरिक ब्लैकमैन। ब्लैकमैन जो हैं वो ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि ये पूरी फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है या फोटोसिंथेसिस की जो पूरी प्रोसेस है, इसको इन्होंने दो रिएक्शन में, दो अलग अलग रिएक्शन जो है उनमें डिवाइड किया था। इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक रिएक्शन के रूप में नहीं होती, इनमें दो अलग अलग रिएक्शन होते हैं, जिनमें एक जो है वो है लाइट रिएक्शन और दूसरी जो है वो है डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन के बारे में पूरी डिटेल स्टडी भी इन्होंने बताई थी, इसीलिए डार्क रिएक्शन को ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहा जाता है। और इसके अलावा आगे हम पढ़ेंगे इसमें लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कि फोटोसिंथेसिस जो है उसको कौन से फैक्टर जो है वो किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं, वो लॉ जो है वो भी ब्लैकमैन ने ही प्रोपोनेट किया था। तो दो चीज़ों के लिए जाना जाता है, लाइट और डार्क एनर्जी में बांटकर इसकी स्टडी की थी ब्लैकमैन ने, डार्क एनर्जी की डिटेल स्टडी दी थी ब्लैकमैन ने, और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का जो नियम है या रूल है वो भी ब्लैकमैन ने ही दिया था। ब्लैकमैन के बाद में अगले जो साइंटिस्ट आते हैं वो हैं वॉन नील। वॉन नील जो हैं इन्होंने सबसे पहले एक विशेष बात जो है उसके बारे में ये बताया कि प्लांट जो हैं वो O2 जो रिलीज करते हैं, वॉन नील तक अभी तक यह मान्यता थी कि प्लांट CO2 को किस में कन्वर्ट करते हैं, O2 में। लेकिन वॉन नील ने सबसे पहले अपनी स्टडी वगैरह के द्वारा ये डिस्क्लोज किया या इस बात पर से ये पर्दा उन्होंने उठाया कि O2 जो है वो रिलीज होती है H2O से, जल से, वाटर मॉलिक्यूल से O2 का ऑब्टेन होता है, या वाटर मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट होकर या फोटोलाइसिस के थ्रू वो क्या करते हैं, O2 का प्रोडक्शन करते हैं। वो बात सबसे पहले वॉन नील ने ही बताई थी। तो इन्होंने ये बताया था कि O2 जो है वो रिलीज होती है वाटर मॉलिक्यूल से, नॉट फ्रॉम CO2 मॉलिक्यूल, CO2 से नहीं O2 से रिलीज होती है। ये बात सबसे पहले वॉन नील ने ही बताई थी। हालांकि इसका कोई एक्सपेरिमेंट करके इसको उन्होंने प्रूव नहीं किया था, तो एक्सपेरिमेंटली इसे वो प्रूव नहीं कर पाए थे। उसे प्रूव किया था एक और साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हिल। रॉबर्ट हिल जो है इन्होंने डिटेल स्टडी दी थी लाइट रिएक्शन की। डार्क रिएक्शन के बारे में ब्लैकमैन बता चुके थे, लाइट रिएक्शन जो है इनकी पूरी स्टडी की थी रॉबर्ट हिल ने, और इन्होंने ये पाया कि लाइट जब प्लांट्स पर गिरती है तो उनमें फोटोलाइसिस होता है वाटर मॉलिक्यूल का, और वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइसिस या फोटोलाइसिस जब होता है तो उसी से H, प्रोटॉन और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। इस चीज को इन्होंने प्रूव करके बताया था, और इन्होंने लाइट रिएक्शन की पूरी डिटेल स्टडी दी थी, इसलिए लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन जो है वो भी कहा जाता है। अब हिल की इसी बात को आगे जाकर और सही तरीके से या पूरी तरह से आगे जाकर प्रमाणित जो है वो कर दिया था दो और साइंटिस्ट थे उन्होंने। तो हिस्ट्री में बाद में आगे की ओर हम बढ़ते हैं, उनमें दो साइंटिस्ट जो हैं उनका नाम आता है, एक थे रूबेन और दूसरे थे कोमेन। तो रूबेन एंड कोमेन ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये प्रूव किया ऑक्सीजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है उसका यूज करते हुए ये उन्होंने प्रूव किया कि ऑक्सीजन एक्चुअल में वाटर से ही रिलीज होती है। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है, वाटर में भी ऑक्सीजन है। जब इसका हम लाइसिस करें तो 12 हैं इसमें, 12 एटम है ऑक्सीजन के, और इसमें 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। अब इस बेसिस पर देखें तो 12 एटम ऑक्सीजन के इसमें, 12 एटम ऑक्सीजन के इसमें हैं। रिलीज होते हैं ऑक्सीजन के कितने? 12 ही एटम, 6 मॉलिक्यूल के रूप में। एटम तो कुल मिला के 12 ही हुए। तो ये 12 एटम इससे आए हैं या इससे आए हैं?
इसे प्रमाणित कैसे किया जाए, तो इसके लिए इन्होंने ऑक्सीजन के जो आइसोटोप है उनका यूज किया। नॉर्मल ऑक्सीजन जो होती है उसका जो मोलिकुलर वेट होता है, उसका एटॉमिक वेट जो है वो होता है 16, लेकिन इसका एक आइसोटोप और मिलता है जिसका एटॉमिक वेट होता है 18। तो एटॉमिक मास 18 जिसका होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। तो इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें जो ऑक्सीजन थी वो थोड़ी 16 एटॉमिक मास वाली, और हाइड्रोजन H2O में जो ऑक्सीजन थी वो इन्होंने ली 18 रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन। और फिर उन्होंने पाया कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है उसमें ऑक्सीजन के जो एटम होते हैं वो 16 एटमॉस्फेरिक मास वाले हैं या 18 वाले। तो इन्होंने पाया कि वो 18 एटमॉस्फेरिक मास वाले होते हैं, या उनका जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है 18। अब 18 जो है वो तो किस में थी, 18 एटॉमिक वेट वाले एटम जो है वो तो वाटर में थे। इससे ये प्रमाणित हो गया कि CO2 जो है वो CO2 से O2 नहीं, O2 जो है वो किससे रिलीज होती है, H2O से रिलीज होती है। ये पूरी तरह से प्रमाणित कर दिया था किसने, रूबेन और टोमेन ने। इसके बाद में और जो साइंटिस्ट हैं फोटोसिंथेसिस के हिस्ट्री में, दो महत्वपूर्ण साइंटिस्ट जो हैं उनका नाम लिया जाता है, केल्विन एंड बेंसन। तो केल्विन और बेंसन जो है इनको जाना जाता है C3 चक्र की डिस्कवरी के लिए। इन्होंने C3 साइकिल जो है इसको डिस्कवर किया था। CO2 ऑक्सीजन जो है वो तो रिलीज होती है वाटर मॉलिक्यूल से, मेन जो प्रोडक्ट है फूड वो बनता है किससे, CO2 से। तो CO2 जो है वो कैसे फूड मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती है, ये केवल सीधी एक ही प्रोसेस में नहीं होता, इसमें अलग अलग स्टेप बाय स्टेप कई सारी रिएक्शन होती हैं। उन सारी रिएक्शन को जो एक साइकिल के रूप में होती हैं, कंप्लीट होती हैं साइक्लिक पाथ में, उन सारी रिएक्शन की डिटेल स्टडी जो है वो केल्विन और बेंसन ने की थी। और वो साइक्लिक फॉर्म में होते हैं इसलिए उसे साइकिल कहा गया। उसमें 3 कार्बन वाला कंपाउंड सबसे पहले स्टेबल कंपाउंड के रूप में बनता है, इसलिए उसे C3 साइकिल कहा गया। तो C3 साइकिल को डिस्कवर जो है वो इन्होंने किया था, और इन्हीं के नाम के आधार पर इसे केल्विन साइकिल भी कहा जाता है शॉर्ट में, या फिर इसे केल्विन बेंसन साइकिल जो है वो भी कहा जाता है। डिटेल स्टडी इसी चैप्टर में हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में एक और साइंटिस्ट तो हैं, वो है डेनियल ऑर्नन। तो ऑर्नन जो है इनका भी इंपॉर्टेंस रहा है। एक विशेष बायोलॉजिकल प्रोसेस फोस्फोरिलेशन, इसके बारे में डिटेल स्टडी जो है वो ऑर्नन ने की थी। फोटोफॉस्फोरिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें ATP या एनर्जी मॉलिक्यूल जो है उनका प्रोडक्शन होता है। तो कैसे एनर्जी मॉलिक्यूल लाइट एनर्जी की सहायता से कैसे केमिकल एनर्जी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ये पूरी प्रोसेस जो है वो लाइट रिएक्शन में आती है, इसको हम पढ़ेंगे आगे। उसके बारे में पूरी डिटेल स्टडी जो है वो किसने दी थी, ऑर्नन ने दी थी। इसके बाद में 2 और साइंटिस्ट रहे हैं, हैच एंड फ्लैक। तो हैच और फ्लैक ये 2 साइंटिस्ट रहे हैं। इन्होंने C4 साइकिल जो है इसकी खोज की थी। केल्विन और बेंसन ने बताया कि C3 साइकिल के थ्रू CO2 जो है वो कन्वर्ट होती है किसमें, ग्लूकोज में, और उसकी पूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप वो सारी बता दी। लेकिन हैच और फ्लैक ने शुगर कैन पर अपने जो एक्सपेरिमेंट किए उससे ये पाया कि कुछ प्लांट जो हैं उनमें किसी दूसरे तरीके से उनमें एक अलग पाथ चलता है जिसके थ्रू अंतिम रूप से होता तो वही है, CO2 जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, लेकिन उसका जो पाथ है उसमें जो प्रोसेसेस आती हैं, स्टेप आते हैं, वो चेंज होते हैं थोड़े, और उसको उन्होंने C4 साइकिल नाम दिया। और हैच और स्लेक ने इसे खोजा था, इसलिए इसे हैच और स्लेक साइकिल जो है वो भी कहा जाता है। और इसके बाद में एक अंतिम योगदान जो है वो है पीटर मिडसेल का। तो पीटर मिडसेल इन्होंने बताया था ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में। ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ये वो हाइपोथेसिस है जिसके थ्रू ATP का फॉर्मेशन कैसे होता है
एटीपी जो एनर्जी मॉलिक्यूल है वो कैसे बनते हैं, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस के दौरान बने या माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन के दौरान बने। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी जो है उसको डिस्क्राइब किया था कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के थ्रू पीटर मिटचेल ने। इसके बारे में भी डिटेल स्टडी हम पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हम डिटेल में फिर से बाद में भी पढ़ेंगे। एक बार इनका जो विस्तृत वर्णन है वो शुरुआत में दिया गया है, तो इनको आप पढ़ के इनको याद जो है वो करोगे। जो इंपॉर्टेंट बातें बताई है उनको अंडरलाइन कर लेना और उनकी स्टडी जो है वो आप करना। बाद में आगे फोटोसिंथेसिस की ये जो बेसिक जानकारी हमने पढ़ी, इसके बाद में फोटोसिंथेसिस से संबंधित कुछ नॉर्मल आधुनिक कुछ आधारभूत चीज़ें जो है उनको हम और पढ़ेंगे और फिर उसकी डिटेल स्टडी जो है वो आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये, तो इसको छोटे छोटे क्लास में डिवाइड करके हमें 10-12 क्लास में डिवाइड करके इसे चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।